हेलो एवरीवन। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने देखा था गांधी जी ने डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था 1930 में ना। इस डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए गांधी जी के साथ एक साजिश रची गई थी। उस साजिश में इरविन को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था कि गांधी जी से बातें करें और गांधी जी के जो डिमांड है उनको पूरा करें। तो गांधी जी का स्टार्टिंग में 11 डिमांड थे, बट इरविन के सामने 6 डिमांड रखी गई थी। और वो जो डिमांड थी वो इस प्रकार की थी। देयर आर 6 डिमांड्स एंड नॉट 11 इन गांधी जी इरविन पैक्ट। गांधी जी पुट फॉरवर्ड 6 डिमांड्स फॉर द रिस्पांस फ्रॉम द वायसरायज। गांधी जी ने इरविन के सामने 6 डिमांड रखी थी, जो उन्होंने बोला था कि जो हमारे इंडिया में वायसराय हैं उनको ये सारी चीज़ें करनी होगी, जिसकी वजह से डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कर दिया जाए। और ये पैक्ट होने से पहले ही गांधी जी ने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अभी हम डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी बातें सरकार द्वारा मानी जा चुकी है। और इसके बाद देखा गया था कि जो डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में एक पिक पॉइंट पे था, अपने चरम सीमा पर था, वो हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। तो जो डिमांड थी वो डिमांड क्या थी? फर्स्ट डिमांड थी उनकी, रिलीज ऑल द इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स गिविंग देम क्लेमेंसी। मीन्स जितने भी इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जो पॉलिटिक्स के वजह से पॉलिटिक्स करते समय प्रिजनर हुए हैं, जेल में गए हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए, उनके ऊपर दया दया दिखाई जाए। बट इसमें जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह के जो दोस्त थे और जितने भी क्रांतिकारी थे जो जेल में बंद हैं, उनके बारे में बात नहीं की गई थी। कॉल ऑफ द पॉलिसी ऑफ परसिक्यूटिंग द पीसफुल वाइल वॉलंटियर्स फॉर फ्रीडम मूवमेंट। और जो पॉलिसी बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा कि अगर कोई पीसफुल भी फ्रीडम मूवमेंट के लिए कहीं इकट्ठा हुआ है तो उसको जेल में डाल देना, उसको परसिक्यूट करना, उसको भी कॉल ऑफ करना, मीन्स उस पॉलिसी को बंद करना था। थर्ड पे था रिटर्न ऑल द प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल वॉलंटियर्स। और जो पॉलिटिकल वॉलंटियर थे, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और उनकी जो ज़मीन और जायदाद को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था, उनको रिटर्न करना था। एंड फोर्थ था रीअपॉइंट द गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और जो गवर्नमेंट में काम करने वाले सर्वेंट थे और पॉलिटिकल चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको भी रीअपॉइंट किया जाए। एंड फिफ्थ पे था ग्रांट फ्रीडम टू पिकेट द गवर्नमेंट ऑफिस एंड द शॉप्स डीलिंग इन फॉरेन गुड्स एंड आल्सो फ्रीडम टू मेक साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो जितने पिकेट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, पिकेट्स कौन होता है? जो घेराबंदी किया था, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनको फ्रीडम दिया जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, जिस शॉप में वो बिजनेस करते थे, उन सभी को बहाल कर दिया जाए और सी वाटर से नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। ऑर्डर एंड इंक्वायरी इनटू द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पुलिस परपीट्रेटेड ऑन द पीपल। और इसमें ये दिया गया था कि जो भी पुलिस वालों ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किया था, जो गैर कानूनी किया था लोगों के ऊपर, उनको ज़बरदस्ती से उनके ऊपर जो भी एक्शन लिया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी किया जाए। तो ये गांधी जी के 6 डिमांड थे। अगर आ सकता है कि व्हाट वर द 6 डिमांड्स ऑफ गांधी जी, तो यू कैन राइट इन योर एग्जाम दिस 6 डिमांड्स। साल्ट मार्च, साल्ट सत्याग्रह। तो ये देखिए जो साल्ट मार्च था, साल्ट गांधी जी ने बनाया था दांडी नामक प्लेस पे। जो दांडी नामक प्लेस है वो सी शोर था, सी का किनारा था। तो उन्होंने बनाया कैसे था? जैसे सबको पता है कि जो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर को अगर आप बॉयल करोगे तो उसमें से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और वेपराइज हो जाएगा, स्टीम बन के निकल जाएगा और उसके बाद साल्ट बनेगा। तो गांधी जी ने ऐसा ही काम वहाँ दांडी प्लेस पे जाकर किया था और नमक का कानून तोड़ा था। नमक कानून क्या था? नमक पे बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा
क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि नमक की एक ऐसी चीज़ है जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबके द्वारा यूज किया जाता है, और इस पे अगर हम कर लगाएंगे तो हमारे रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए उन्होंने सॉल्ट टैक्सेस लगाए थे। बट गांधी जी का मानना था कि जो सॉल्ट है वो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं जो सबको चाहिए, और एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लग्जरी की चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस नहीं लगनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए गांधी जी ने सॉल्ट का जो कानून था उसको ब्रेक किया था। गांधी जी डिसाइडेड टू इनोग्रेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। और जो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था वो इसका स्टार्टिंग था ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सबसे पहला स्टेप था, और वहीं से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैला। गांधी जी एंड 78 of his followers started a on march on foot from साबरमती आश्रम टू दांडी। अभी देखिए साबरमती आश्रम में वो रहते थे गांधी जी, और उन्होंने अपना मोमेंट जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और दांडी प्लेस तक गया था। जब उन्होंने ये मोमेंट स्टार्ट किया था तो उनके साथ सिर्फ 78 फॉलोअर्स थे। कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे। और ऑन 6 अप्रैल 1919 दे रीच दांडी। गांधी जी prepared salt by using sea water, broke the salt law and inaugurated the movement। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी दांडी नामक प्लेस पे पहुंचकर वहां पे सी वाटर से नमक बनाकर और नमक के कानून को तोड़ दिया, और वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का उद्घाटन किया, इनोग्रेट किया, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैल गया। द गवर्नमेंट imposed heavy tax on salt. Moreover, the production of salt was monopoly of the government, so the price of salt was very high। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि गांधी जी को नमक कानून तोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने नमक को बनाने के ऊपर अपना मोनोपोली दिखाया। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार। उन्होंने बोला कि नमक बनाना सिर्फ हमारा अधिकार है, और इस अधिकार के वजह से उन्होंने सॉल्ट के ऊपर बहुत हाई कर दिया। सॉल्ट का जो ऊपर टैक्स था उसको बहुत हाई कर दिया, और उस पर बहुत सारा टैक्सेस लगा दिया, जिसकी वजह से गांधी जी को ये स्टेप लेना पड़ा था। और गांधी जी ने इस सॉल्ट टैक्स का विरोध किया और इस नमक कानून को ब्रेक किया। कहाँ पे? दांडी नामक प्लेस पे। किस डेट को? 6 अप्रैल 1919 को। नहीं, ये जो 6 अप्रैल 1919 है ये गलत है, ये 6 अप्रैल 1930 होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1919 में। 1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था। इसमें से गलत गलत एंट्री हो गया इसका। गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी ने जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 78 फॉलोअर्स थे, और 78 फॉलोअर्स के बाद जब वो रास्ते में चले थे तो रास्ते में जाते समय उनके साथ हजारों लोग शामिल हो गए थे। तो जो मैंने ये बताया था कि 1919 उसमें गलत से टाइप हो गया था, तो 1919 नहीं था वो, मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से चले थे, और अप्रैल 1930 में वो दांडी नामक स्थान पे पहुंचे थे, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने कानून ब्रेक किया था। डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग आंदोलन जिसको बोलता है, एंड सिविल डिसोबीडियंस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस क्या थे? पीपल रिफ्यूज पीपल रिफ्यूज to cooperate with government during the non-cooperation movement. People broke the laws during the civil disobedience movement। अब देखिए इसमें क्या था, जो
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें पीपल ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के साथ काम नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे। और डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि उन्होंने जितनी भी लॉ, पॉलिसी, रेगुलेशन अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया, उसको मानने से ही इनकार कर दिया। Muslim participated in the large number in the non-cooperation movement. Muslim participation was less in the civil disobedience movement. अभी जो मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था नॉन कोऑपरेशन के समय बहुत ज़्यादा था। नॉन कोऑपरेशन 1920 में स्टार्ट हुआ। नॉन कोऑपरेशन में उनका मूवमेंट में पार्टिसिपेशन इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उसी समय खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, जो अपने तुर्की साम्राज्य के जो वो थे ऑटोमन थे उनके पक्ष में था, इसलिए मुस्लिम लोगों ने भी उस समय बहुत पार्टिसिपेट किया था। बट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। नो टैक्स कंपेन वाज नॉट देयर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जो टैक्स के ऊपर कंपेन था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं था, बट पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, अंग्रेजों को रिफ्यूज कर दिया। मेन लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस का जो कुछ लिमिटेशन था क्या था? दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड्स। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें दलित पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि दलितों को उसमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। और उस समय दलितों का जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, कौन कर रहे थे? अंबेडकर जी कर रहे थे। और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में थोड़ा मतभेद चल रहा था। Many Muslims did not participate in it. They thought that the Congress was moving close to the Hindu महासभा। और मुस्लिम ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस है अब धीरे धीरे हिंदू महासभा, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू महासभा एक मंच था हिंदुओं का, उसके क्लोज में जा रही है, जिसके वजह से मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कम्युनल राइट्स अकर्ड इन मैनी प्लेसेस। और उस समय ये भी देखा गया था कि कम्युनल राइट्स बहुत जगह, यानी जो एक धर्म के, एक संप्रदाय के दूसरे धर्म दूसरे संप्रदाय से लड़ाइयाँ हो रही थी, मतभेद हो रहे थे, तो ये सब सारी चीज़ें 1930 में देखने को मिली थी। बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम स्टार्टेड। जो कम्युनिटी राइट्स है 1930 के बाद से देखने को मिली थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम। और डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल के जो वर्कर्स थे उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत कम था। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो मेन ड्रॉबैक थी, जो मेन कमियाँ थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। एफर्ट मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। इसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा दलितों को ऊपर लाने की बहुत कोशिश की गई थी, बट अगर अंबेडकर जी आए और अंबेडकर जी ने दलितों को अपने तरफ किया, और गांधी जी की जो अपने तरफ से कोशिशें थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। और उसमें गांधी जी ने जो जो चीज़ें किया था वो क्या किया था उन्होंने? गांधी जी वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत है, जो हम एक दूसरे को सोचते हैं कि ये इस कास्ट का है तो ये हमसे दूर होना चाहिए, इसको टच नहीं करेंगे, इस टाइप का, तो ये सब सारी भावना जो थी उसके खिलाफ थे गांधी जी। और उन्होंने सबसे पहले ही अनटचेबिलिटी का विरोध किया था। ही सेड स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एबोलिश। अब उन्होंने बोला कि अगर अनटचेबिलिटी इंडिया से ख़त्म नहीं होगी तो 100 ईयर्स तक लग जाएंगे, फिर भी हमको स्वराज नहीं मिलेगा। मीन्स हम फ्रीडम नहीं हो सकते जब तक यहाँ से अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स आर सन ऑफ गॉड। और उन्होंने सबसे पहले जो अनटचेबल लोग थे, जो दलित थे, उनको हरिजन कहा था। हरिजन का मतलब होता है सन्स ऑफ गॉड, मीन्स ये लोग भगवान के पुत्र हैं। He organized सत्याग्रह to get temple entry and access to public wells, tanks, roads and school for दलित। उस समय जो दलित का कंडीशन था बहुत ही खराब था, क्योंकि दलित को उस समय देखिए पानी जो पीते थे हम लोग कुएं से लेते थे, तो दलितों को कुएं के पास जाना अलाउड नहीं था, टैंक्स में पानी लेना अलाउड था, रोड पे चलने भी उनके कहीं कहीं लिमिटेशन थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे। तो ये सब के खिलाफ उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया
और यहाँ पे उनको राइट दिलवाने की कोशिश की। ही क्लीन हरिजन कॉलोनीज एंड इन हिज आश्रम देयर वाज नो कास्ट फीलिंग्स। और उन्होंने हरिजन कॉलोनियों को, जहाँ गंदी बस्तियों को साफ करवाया, और अपने आश्रम में भी लोगों को रखा जहाँ पे उन्होंने कभी भी कोई कास्ट की फीलिंग पैदा नहीं होने दिया। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और उस समय अनटचेबिलिटी के नाम पे बहुत सारे क्रूरता भरा काम किया जाता था, जो इन ह्यूमन था उसको छोड़ने के लिए भी उन्होंने जो अपर कास्ट के हिंदूज थे उनसे कहा था। गांधी जी वर्सेज अम्बेडकर। अब देखिए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में कुछ व्यूज़, डिफरेंट व्यूज़ थे आपस में। क्या क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित। गांधी जी देखिए हरिजन के लिए, दलित के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे, बट अम्बेडकर जी इन कामों से खुश नहीं थे। अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो दलित हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, एक सेपरेट मतलब जैसे हम सीट आज कर जीत रहे हैं, एमपी एमएलए बन रहे हैं, तो उसके लिए बोले कि एक अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ दलित का नेता हो, दलित के लोग चुने जाएं। ही थॉट दैट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर वुड हेल्प इन देयर अपलिफ्टिंग। उनकी सोच ये थी कि अगर हमें पॉलिटिकल पावर में चले जाएं और हमारे दलित लोग जाएंगे तब हम जाके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। Gandhiji opposed separate electorate. He thought that it would creates disunity, so they clashed in the second round table conference। और गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमने दलित के लिए एक सेपरेट चुनाव क्षेत्र दे देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो यूनिटी है ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब दलित के लिए अलग हो जाएगा, फिर मुस्लिम के लिए अलग हो जाएगा, सिख के लिए अलग हो जाएगा, क्रिश्चियन के लिए अलग हो जाएगा। तो इसलिए पूरा इंडिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हमारी एकता अखंडता खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में मतभेद शुरू हो गया था। पूना पैक्ट। बट ये मतभेद जो था इतना बढ़ गया था कि जो हमारे आंदोलन चल रहे थे, जो मूवमेंट चल रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। इस वजह से गांधी जी को फाइनली पूना पैक्ट करना पड़ा था। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी में एक पैक्ट हुआ, जिसमें हुआ क्या, इट वाज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन सितंबर 1932। 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट में क्या था, गांधी जी ब्रॉट एन एंड टू हिज test. He accepted the demand for a reservation of seats for Dalits in legislature. Ambedkar agreed to give up the demand of for separate electorate। और वहाँ पे गांधी जी ने रिजर्वेशन सीट्स, दलितों का जो सीट है उसके लेजिस्लेचर में यानी विधानसभा क्षेत्र में दलितों के सीट के लिए रिजर्व करने के लिए एग्री हो गए। और जो अंबेडकर जी ये बोल रहे थे कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उस पे अंबेडकर जी ने अपने बातों को बोला कि ठीक है, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए बल्कि हम इस रिजर्वेशन से भी खुश हैं। तो इस तरह से वहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल इलेक्शन में रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ कुछ जगहों पे दलितों का सीट रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ से इलेक्शन होगा तो यहाँ से सिर्फ दलित उठेंगे और कोई नहीं उठेगा। कांग्रेस, गांधी एंड अम्बेडकर। तो ये देखिए बुक्स है, जिस बुक्स में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो मतभेद थे और जो उनके बीच में पैक्ट हुआ उनके बारे में दिया हुआ है। भारत माता। अभी देखिए यहाँ पे भारत माता वर्ड है। भारत माता फर्स्ट टाइम एक पूरे इंडिया को भारत माता के रूप में दिखाया गया था। भारत माता का एक पिक्चर बनाया गया था। उस पिक्चर में भारत माता को दिखाया गया था। उसका रीज़न क्या था, सो दैट कि हमारे लोग हमारे देश को एक माता के तौर पे माने और अपनी जो इमोशन है, अपनी भावना है उनके प्रति पैदा हो, सो दैट हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और फ्रीडम पा सकें और जीत सकें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। और जो भारत माता का इमेज है जिसका हम पिक्चर आज भी देखते हैं, सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस इमेज को क्रिएट किया था। एंड अविनेंद्र नाथ टैगोर पेंटेड हर इमेज। और उस खाली इमेज को अवनिंद्र टैगोर ने पेंट किया था। भारत माता लुक्ड लाइक ए सन्यासिनी। सी इज काम, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल
डिवोशन टूवर्ड्स हर बिकेम अ प्रूफ ऑफ नेशनलिज्म। और हमारे देश, वही मैं बता रहा था कि वो जो भारत माता थी उनको सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था, एकदम शांत, डिवाइन, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता का रूप दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था सो दैट कि हमारे इंडिया में हर एक व्यक्ति के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा हो, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो, जिससे सारे लोग यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें और इस भारत माता को जो जंजीर जकड़ी हुई थी, दिखाया हुआ था, उसको उससे फ्री करें। देखिए यहाँ पे भारत माता है, इनका फर्स्ट टाइम ऐसा इमेज बनाया गया था भारत माता का, जिसमें उनको बिल्कुल सन्यासिनी के रूप में काम, स्पिरिचुअल, डिवाइन ऐसे दिखाया हुआ है। वंदे मातरम, इट वॉज ए प्रेयर टू भारत माता रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, वंदे मातरम बिकेम द वार क्राई ऑफ इंडियंस। इट वॉज लेटर इंक्लूडिंग इज अ नावल आनंद मठ। और देखिए जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, उनका बहुत फेमस एक नावल है जिसका नाम है आनंद मठ, और उस आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया गया था बाद में। और वंदे मातरम उस समय का जो है ये एक स्लोगन बन गया था, जो हम जब भी लड़ने जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो भी इंडियन जाता था, चाहे वो जेल में जाए, चाहे लड़ाई लड़ने जाए, चाहे कहीं वो ग्रुपिंग करे, चाहे कोई मूवमेंट करे, तो उसमें वंदे मातरम का नारा बोला जाता था, और जो बाद में हमारा नेशनल सॉन्ग भी बना। ठीक है, ये सीशोर है जहाँ पे हम सॉल्ट बना सकते हैं, उसका पिक्चर है। नेशनल फ्लैग, हम नेशनल फ्लैग के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ नेशनल फ्लैग के बारे में तो नेशनल फ्लैग के बारे में क्या जानते हैं हम थोड़ा सा। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो was developed. It had 8 lotuses and representing 8 provinces of the British India. It also had a crescent moon which represented Hindus and Muslims. The flag became a symbol of the nation. It created the feeling of oneness. The people carried flag in protest, march and rallies. देखिए कोई भी, हमको कई लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है, जिस सिंबल के अंदर हम बोलते हैं ना इस फ्लैग के नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए, तो एक फ्लैग जो है एक यूनिटी का सिंबल होता है। तो इस वजह से कि सभी को एक यूनिटी बना के रखने के लिए, एक यूनिटी मिलाने के लिए और एक फ्लैग बनाया गया था, और जो नेशनलिज्म को बोन किया कि लोग इस फ्लैग के लिए मरेंगे, ये हमारा फ्लैग है, इस फ्लैग को हमेशा हाई रखना चाहिए, ऐसे इमोशन को बनाए रखने के लिए फ्लैग का निर्माण किया गया था सब फर्स्ट टाइम। और उस समय वो फ्लैग था रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के समय ये ट्राई कलर बनाया गया था, और उसमें 8 प्रोविंसेस 8 लोटस दिखाया गया था, जो उस समय 8 प्रोविंसेस था ब्रिटिश इंडिया का, उसको शो करने का। धीरे धीरे ये चेंजेस आता गया, और बाद में आज के डेट में जो हम फ्लैग यूज कर रहे हैं, ऐसे फ्लैग बनाया गया। तो इसका भी हिस्ट्री है। तो देखिए आप अगर इस फ्लैग को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले ये ऐसा फ्लैग था जो 1906 में था, अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1906, एंड बर्लिन कमेटी फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाय भिकाजी कामा इन 19, भिकाजी कामा जी तो 1907 में ऐसे फ्लैग किए, फिर 1917 में ऐसे हुआ, फिर फ्लैग अनऑफिशियली अडॉप्टेड 1921 में, फिर द फ्लैग अडॉप्टेड इन 1931, द फ्लैग वाज आल्सो बैटल इन साइन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। और फाइनली जो है ये जो है फ्लैग का जो है कलर आज के डेट में फाइनल कलर है, जो हम आज होस्ट करते हैं, और जिसको सम्मान देना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। थैंक यू।